नमस्कार साथियों, मैं हूं कुमार गर्ग, स्टार एजुकेशन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर के अंदर। आज है दिनांक 5 जनवरी 2026। कल हम लोग 4 और 5 जनवरी का जो है करंट अफेयर आज कर लेंगे। संडे को नहीं लिया गया था तो उसका आज हम लोग करेंगे, संडे का भी आज ही कवर कर लेंगे। उस करंट अफेयर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने आपसे एक क्वेश्चन करा था उसे पहले कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रलय मिसाइल का सबसे अच्छा वर्णन करता? ऑप्शन ए लिक्विड प्रोपेलेंट एयर टू सरफेस मिसाइल, बी सॉलिड प्रोपेलेंट सरफेस टू सरफेस क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, सी क्रूज मिसाइल विथ टर्बोजेट इंजन, डी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी सॉलिड प्रोपेलेंट सरफेस टू सरफेस क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है ये। आज मनाए जाने वाले जो मुख्य दिवस है उनमें सबसे पहला है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 2019 से मनाए जाने वाले यह विश्व ब्रेल दिवस नेत्रहीन और आंशिक रूप से दृष्टि वाले लोगों के लिए मानवाधिकारों की पूर्ण प्राप्ति से संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये जो है 19वीं शताब्दी में फ्रांस में इसका आविष्कार किया गया था। लुई ब्रेल नाम के एक व्यक्ति थे, उनके नाम पर इस भाषा का नाम रखा गया है ब्रेल दिवस। बल्कि ये एक कोड है, भाषा नहीं है, जो कई भाषाओं को स्पर्श रूप में पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है। सिर्फ छू करके ही उसको स्पर्श करके पढ़ने और लिखने की जो अनुमति प्राप्त करवाता है। ये ब्रेल लिपि को भारत में 1887 में पेश किया गया था, याद रखेंगे। इसे भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया है? 1887 ईस्वी के अंदर। 1951 में भारतीय भाषाओं के लिए जो है सामान्य कोड के साथ एकल राष्ट्रीय मानक भारतीय ब्रेल को अपनाया गया था, क्योंकि भारत में बहुत सारे भाषाओं की विविधता है, तो उसे देखते हुए जो है एकल राष्ट्रीय मानक के तौर पे जो भारतीय ब्रेल को अपनाया गया था। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग और राष्ट्रीय दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण संस्थान के द्वारा जो है इसके तत्वाधान में जो है शिक्षा और पहुंच के लिए भारतीय भाषाओं में एक सुसंगत ब्रेल प्रणाली को आधिकारिक रूप से अपनाने के साथ इसे जो है 4 जनवरी 2025 को एक मानक भारतीय ब्रेल कोड यूनिकोड मैपिंग के साथ प्रकाशित किया गया है। 4 जनवरी 2025 को इसे प्रकाशित किया गया, ये याद रखना आपको। सुगम्य भारत अभियान 2020 और सुगम्य पुस्तकालय जैसी सरकार के नेतृत्व वाली पहल जो है, ये भी मतलब सरकार के द्वारा ये दो जो पहल है, सुगम्य भारत अभियान और सुगम्य पुस्तकालय, सरकार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के दिव्यांगता समावेशन ढांचे के साथ निकटता से जुड़ी हुई है, जो किसी को पीछे ना छोड़ने की भारत की प्रतिबद्धता को मजबूती देती हैं। वहीं 5 जनवरी को नेशनल बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया। ये जो है मुख्य रूप से अमेरिकन ओरिजिन यानी अमेरिकी मूल का है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, जो प्रतिवर्ष 5 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का जो मुख्य रूप से उद्देश्य है वो निवास स्थान विनाश से प्रभावित एवियन प्रजातियों के संरक्षण, यानी एवियन प्रजाति से मतलब होता है वो वैसे बर्ड जो उड़ने वाले प्रजाति के हैं, उनके भोजन विकल्पों को कम करने और जलवायु परिवर्तन के लिए जागरूकता बढ़ाना भी इसके अंदर इंक्लूड है। पहली बार 2002 में जो है एवियन वेलफेयर कोएलिशन द्वारा जो है इसे स्थापित किया गया था, और इसका जो थीम रखा गया है वो है एवरी वर्ड काउंट्स योर ऑब्जर्वेशन मैटर। हर पक्षी मायने रखता है, आपकी टिप्पणी मायने रखती है। ये इसका जो है वो थीम रखा गया है। वही नेक्स्ट न्यूज़ है, केरल में 4 जनवरी को पंजीकरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चूँकि ये 4 जनवरी 1867 को हुआ था, जिसके कारण सरकार ने इस तिथि को वार्षिक रूप से मनाने का
निर्णय लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, रानी वेलुर नाचियार की जयंती मनाया गया है। प्रधानमंत्री ने 3 जनवरी को, याद रखेंगे 3 जनवरी को रानी वेलुर नाचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। रानी वेलु नाचियार ये जो है 1730 से 96 के जो है जन्म 1730 में तमिलनाडु रामनाथपुर की जो है ये राजकुमारी रामनाथपुर की राजकुमारी थी। और ये इनका जो कौशल देखा जाए तो युद्ध में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित थी हैं, और जिनमें इनको घुड़सवारी, तीरंदाजी और शिलंबम जिसमें लाठी चलाने की कलाएं होती, और वल्लारी करके मार्शल आर्ट भी शामिल है इसके अंदर। इनके मुख्य योगदान के बारे में बात करते हैं तो ये जो हैं मैसूर के अंदर जो हैदर अली थे उनके साथ भी गठबंधन किया था सेना बनाने के अंदर, और उदाईयाल बटालियन की स्थापना की थी इन्होंने। विश्व इतिहास में पहली महिला सेना इकाई में से एक है ये, जिसने पहला वुमेन आर्मी क्रिएट किया था। और ये आत्मघाती रणनीति में अग्रणी भी जाने जाते हैं। इनका एक वफादार कमांडर 1780 में एक ब्रिटिश गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के लिए खुद को आग लगाकर भारतीय इतिहास में पहले दर्ज आत्मघाती हमले का श्रेय दिया जाता है। तो इनका नाम याद रखेंगे। पहला जो आत्मघाती हमला किया गया था वो इनके कमांडर कायली के द्वारा किया गया था 1780 ईस्वी में। और ये आत्मघाती हमला क्यों किया गया था, तो ब्रिटिश गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के लिए। सत्रह सौ अस्सी ईस्वी में 1857 के जो विद्रोह में लगभग 77 साल पहले अंग्रेज को हराकर शिवगंगा पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया था इन्होंने। नेक्स्ट न्यूज़ है, सावित्रीबाई फुले 195 जो है वो जयंती सेलिब्रेट किया गया 3 जनवरी 2026 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी जयंती पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, और शिक्षा, समानता और सामाजिक परिवर्तन के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता को याद किया गया है। सावित्रीबाई फुले जो हैं ये इनकी जन्म 1831 में हुआ और 1897 में इनकी मृत्यु हुई थी। एक अग्रणी समाज सुधारक, कवि और शिक्षक भी थे ये। जिन्हें व्यापक रूप से आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षक और भारतीय नारीवाद की एक मूलभूत व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। ये भारतीय समाज के अंदर जो है भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में भी इनको जाना जाता है, और ये भारतीय नारीवाद के एक मूलभूत व्यक्ति के रूप में भी इनको जाना जाता है। इनकी प्रारंभिक जीवन की अगर बात करें तो ये नायगांव जो अभी महाराष्ट्र में है वहाँ पर जन्म इनका हुआ था, और इनकी जो शादी है वो बचपन में ही ज्योति राव फुले से हुई थी और बाद में पुणे चली गई है। सीखने के लिए इन्होंने शुरुआती प्रदर्शन में शिक्षा के माध्यम से जो है समाज में सुधार के लिए एक आजीवन मिशन को प्रज्वलित किया। और शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इन्होंने ज्योतिराव फुले से प्रोत्साहित होकर इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और अहमदनगर और पुणे के संस्थानों में शिक्षक प्रशिक्षण लिया, और 1847 में एक योग्य शिक्षक बन गई। याद रखेंगे 1847 में एक योग्य शिक्षक बन गई, और उस टाइम की जो है महिलाओं के लिए एक असाधारण उपलब्धि हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम में महिलाओं के लिए पढ़ना लिखना ये एक बहुत बड़ी बात हुआ करता था। उस टाइम में ये पढ़ करके शिक्षक का पद हासिल किए। लड़कियों की शिक्षा के लिए भी इन्होंने उसके अंदर भी इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 1848 में इन्होंने पुणे के भीरेवार में भारत के पहले लड़कियों के स्कूल की स्थापना की, और लड़कियों को हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए 18 स्कूलों की स्थापना में मदद की। तो कुल मिलाकर के इन्होंने 18 स्कूलों की स्थापना किया था।
और जो विधवा निराश्रित महिला हुआ करते थे या जो बाल दुल्हन हुआ करते थे, उनके लिए आश्रय भी खोले इन्होंने 1854 से 1864 में। बाल विवाह, जातिगत छुआछूत के खिलाफ भी इन्होंने अभियान चलाया था। इन्होंने एक संस्था का निर्माण किया, सत्य शोधक समाज के पोषण में केंद्रीय भूमिका निभाई। नेक्स्ट न्यूज़ है कोरेगांव भीम की लड़ाई की 208वीं वर्षगांठ जय स्तंभ में शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई है। कोरेगांव भीम की जो लड़ाई है 208वीं वर्षगांठ के अवसर पर पुणे जिले के पैरेन गांव में जय स्तंभ का आयोजन किया जाएगा। पुणे के जो है अहिल्यानगर राजमार्ग पर पैरेन गांव में सैन्य स्मारक जय स्तंभ को ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है 1821 में सैनिकों की याद में बनाया गया था। और 1 जनवरी 1818 को कोरेगांव भीम में पेशवाओं के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी उसकी याद में ये बनाया गया था। क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था वो ब्रिटिश और पेशवाओं के बीच हुआ था, लेकिन ब्रिटिश के अंदर जो सेना के तौर पे थे वो महार समुदाय के लोग थे, जिसमें महार समुदाय के 500 सैनिक वाली ब्रिटिश सेना वो जो है पेशवा की 28,000 मजबूत सेना को जो है हरा दिया था। तो एक बहुत बड़े सेना को जो है कम सेना ने हरा दिया था। और 1 जनवरी 1927 को ब्रिटिश सेना में तत्कालीन अछूतों की भर्ती पर जब प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो उस टाइम पे डॉक्टर अंबेडकर साहब वहाँ दौरा किए थे, जय स्तंभ का दौरा किया था उनके द्वारा, और उन्होंने इस का विरोध आंदोलन में हिस्सा लिया और ये याद दिलाया कि उनके 500 सैनिकों ने ब्रिटिश सेना में इंक्लूड होते हुए लड़ाई लड़ करके जो पेशवाओं को हराया था, पेशवाओं की 28,000 मजबूत सेनाओं को हराया था। नेक्स्ट न्यूज़ है राजनाथ सिंह 5 जनवरी को गोवा में आईसीजी जहाज समुद्र प्रताप का जो है वो जलावतरण करेंगे, यानी इसको जो है कमीशन कर दिया गया है। इस न्यूज़ को हम लोगों ने पीछे भी करा था 2025 के अंदर समुद्र प्रताप के बारे में। इसकी जो है 2 जहाज़ बनने वाली है, जिसमें से एक को क्या किया गया है, अभी कमीशन कर दिया गया है। इसे जो बनाया गया है वो गोवा में, दक्षिण गोवा में इसको तो वो कमीशन किया गया है, प्लस इसे जो बनाया गया है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। 2 बेसिकली बनाना है, जिसमें से एक को कमीशन कर दिया गया बना करके और दूसरा बनना है। और इसका जो मुख्य कार्य होगा वो जैसे समुद्र के अंदर तेल का रिसाव हो जाता है उसको क्लीन करने के लिए जो होता है, जो गंदगी होता है, प्रदूषण को साफ करने के लिए इसको लाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है त्रिशक्ति कौर के तत्वाधान में भारतीय सेना ने मुगुथांग गांव में 10 किलोमीटर का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है, सोलर पैनल बिछाया गया है। ये जो है मुगुथांग गांव त्रिशक्ति कौर के तत्वाधान में भारतीय सेना ने लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तरी सिक्किम में भारत चीन सीमा के पास, ये जो बेसिकली गांव है जो है मुगुथांग गांव, ये सिक्किम के अंदर भारत और चीन सीमा से सटा हुआ है और ये 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। और यहाँ पर 10 किलोवाट सौर ऊर्जा जो है उसका संयंत्र स्थापित किया गया है। और इस परियोजना को जो है भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत लाया गया है। ये जो प्रोग्राम है वो बेसिकली वैसे एरिया में लगाना है जहाँ पर जो दूरस्थ और उच्च ऊंचाई वाले बस्ती हैं, जहाँ पर बिजली को पहुँचाना या फिर किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन का जो असुविधा होता है, वहाँ पर साल भर जो है बिजली प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। ये प्रोग्राम का नाम है, याद रखेंगे, वाइब्रेंट
विलेज प्रोग्राम। नेक्स्ट न्यूज़ है, पाकिस्तान का जो वायुसेना है वो स्वदेशी रूप से विकसित तैमूर मिसाइल का जो सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि तैमूर मिसाइल किस देश का है या किस देश से संबंधित है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा पाकिस्तान। ये एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, इसका जो है सफल परीक्षण किया गया है, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, और इसका जो रेंज है वो है 600 किलोमीटर की दूरी तक। ये समुद्र और ज़मीन दोनों लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। नेक्स्ट न्यूज़ है, अमेरिका ने वेनेजुएला पर शुरू किए हमले, और ट्रंप जो है वो दावा किया है कि मदुरो को पकड़ लिया गया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं ये, दावा ही नहीं, अब इनका तो पिक्चर भी आ चुका है न्यूज़ के अंदर। इनको पकड़ करके जो है वो अमेरिका ले जाया गया है। ये जो है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व 3 जनवरी 2026 को जो है वो शुरू किया गया था, और लगभग रात के 2 बजे के आसपास जो है ये इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और इस ऑपरेशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी जो है सीलिया फॉलोअर्स को पकड़ करके अमेरिका की हिरासत में ले लेना था, और वो इन्हें पकड़ करके ले भी गए हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला और निकोलस मादुरो के खिलाफ जो है कार्रवाई के प्राथमिक कारण के रूप में जो है वो बताए हैं कि ये मादक पदार्थों की तस्करी करते थे और नार्को आतंकवाद का हवाला दिया है इन्होंने, कि इनके द्वारा जो है वो तस्करी किया जाता था मादक पदार्थों का अमेरिका के अंदर, जिस वजह से इनके ऊपर ये कार्रवाई किया गया इनके द्वारा। लेकिन वास्तविकता में ये जो है सारा तेल व्यापार का जो है खेल है, ये तो सिर्फ एक नाटक मात्र है। थोड़ा सा वेनेजुएला के बारे में जान लेते हैं। इसका जो स्थान है वो दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर यह देश स्थित है। अगर मैप में देखें तो ये यहाँ पर येलो कलर में लोकेटेड है, ये वेनेजुएला है। वेनेजुएला की राजधानी जो है वो है काराकश, और यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं उसमें है ओरिनोको, ये कोलंबिया के साथ साझा होता है ये नदी, और दूसरा है रियो नीग्रो, ये कोलंबिया और ब्राज़ील के साथ जो है इसका साझा होता है ये। अगर यहाँ की प्रमुख झीलों की बात करें तो यहाँ का एक सबसे प्रमुख झील है माराकाइबो झील, ये दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील है, और एक है गुरी झील। अगर उच्चतम बिंदु की बात करें यहाँ पर तो पिको बोलीवर जो है, पिको बोलीवर यहाँ की सबसे उच्चतम बिंदु है। और दुनिया की सबसे ऊंचा झरना एंजल फॉल्स, जो दुनिया की सबसे ऊंचा झरना है वो भी गुयाना हाईलैंड्स पर ही पाया जाता है। अगर दुनिया की सबसे ऊंची झरना की बात करें तो एंजल फॉल्स जो है वही गुयाना आइलैंड्स के ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट है RQ-170 सेंटिनेल, ये जो है अमेरिकी वायुसेना सेंटिनेल, RQ-170 सेंटिनेल ये अमेरिकी वायुसेना का जो है एक ड्रोन है, स्टील्थ सर्विलांस ड्रोन है, जिसको वेनेजुएला के अंदर जो है ऑपरेशन में यूज़ किया गया था। ये लक्ष्यों के खिलाफ रात भर किए गए अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद पूर्वी प्यूर्टो रिको में जो है वापस लाया जा रहा था, तो वहाँ पर इसको देखा गया, जो कि बिल्कुल इस ऑपरेशन में इंक्लूड था, इससे पता चलता है। यह अमेरिकी उच्च ऊंचाई वाले लंबे समय तक चलने वाले मानव रहित हवाई वाहन है। इसके अंदर कोई भी चालक दल नहीं होते, ये रिमोट ऑपरेट होता है। इसे खुफिया निगरानी, लक्ष्य अधिग्रहण और टोही और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध मिशनों को निष्पादित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसका जो यूज़ है वो एशिया के अंदर गल्फ़ कंट्री है उसके अंदर भी इसको जो है यूज़ किया जा चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ है हेल्सी रॉड्रिगेज, वेनेजुएला के अब ये अंतरिम राष्ट्रपति बना दिए गए हैं। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की अनुपस्थिति में जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे, जिन्हें अमेरिकी बलों द्वारा
किए गए एक ऑपरेशन के दौरान हिरासत में ले लिया गया था। 2013 से 2014 तक वेनेजुएला के संचार और सूचना मंत्री के रूप में कार्य किए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, आप इसे बायोडाइवर्सिटी से रिलेट कर सकते हैं या इकोलॉजी सिस्टम से इसको रिलेट करके देख सकते हैं। अमेजोनियन डंक रहित मधुमक्खियों को पेरू में कानूनी अधिकार दिए गए हैं। ये एक ऐसा इंसेक्ट है, एक ऐसा कीट है जिसको पहली बार कानूनी अधिकार दिया गया है किसी भी देश के द्वारा पूरे विश्व के अंदर। सटीपो नगर पालिका पेरू ने जैविक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए अमेजोनियन डंक रहित मधुमक्खियों को जो है कानूनी अधिकार प्रदान करते हुए एक नगरपालिका अध्यादेश के माध्यम से देसी डंक रहित मधुमक्खी जनजाति मेलिपोनिनी के अधिकार की घोषणा को यह विश्व स्तर पर कीट अधिकारों की पहली कानूनी मान्यता स्थापित करता है। जैव सांस्कृतिक संरक्षण और प्राकृतिक अधिकार शासन मॉडल को मजबूत करता है। अमेजोनियन डंक रहित मधुमक्खियाँ क्या है? ये जो है अमेजन वर्षावन के मुख्य डंक रहित परागकण करता है। ये परागकण करने में जो है अमेजन के वर्षावन में मुख्य भूमिका निभाता है, जो पारंपरिक रूप से स्वदेशी समुदायों द्वारा संरक्षित और खेती की जाती है। वे पृथ्वी पर सबसे पुरानी मधुमक्खी प्रजातियों में से एक हैं, ये याद रखेंगे, जो कि 80% से अधिक अमेजोनियन वनस्पतियों को जो है परागण करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे पूरी तरह से डंक रहित नहीं होते हैं, बल्कि उनके पास एक बहुत ही छोटा सा स्टिंगर, छोटा सा जो है डंक होता है, जो रक्षा के लिए उपयोग करने के लिए बहुत छोटा होता है, लेकिन ये जो है अपना सुरक्षा काट करके किसी को जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है पूर्वी इंपीरियल ईगल के बारे में। ईस्टर्न इंपीरियल ईगल है। ये वन्यजीव उत्साही लोगों ने हाल ही में जो है सर्दियों के प्रवासी मौसम के दौरान मुदुमल्लाई टाइगर रिजर्व का दौरा करने वाले एक ईस्टर्न इंपीरियल ईगल की उपस्थिति की पुष्टि की है। ईस्टर्न इंपीरियल ईगल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। यह एक बहुत बड़ा शिकारी पक्षी होता है। यह दक्षिण पूर्वी यूरोप में और बड़े पैमाने पर पश्चिम और मध्य एशिया में प्रजनन करता है। ये मुख्य रूप से जो यूरोप और पश्चिम एशिया का जो क्षेत्र है, पश्चिम और मध्य एशिया के क्षेत्रों में प्रजनन ये पाया जाता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो। और इसकी जो अधिकांश आबादी है वो पूर्वोत्तर अफ्रीका के अंदर और मध्य पूर्व और दक्षिण और पूर्व एशिया में प्रवासी, और सर्दियों में ये जो है प्रवासी के तौर पे आता है। इसे IUCN रेड लिस्ट के तहत कमज़ोर के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है। रेड लिस्ट के अंदर इसको जारी किया गया है। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व जो है यह तमिलनाडु नीलगिरी जिले में स्थित जो 3 राज्य है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन तीनों के बाउंड्री को टच करता है। ट्राई जंक्शन 321 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी। ये याद रखेंगे। अगर मुद्दुमलाई नाम का अर्थ का बात किया जाए तो इसका मतलब होता है प्राचीन पहाड़ी श्रृंखला। ऑस्कर विजेता एक जो मूवी है ऑस्कर विजेता जिसका नाम है एलिफेंट विस्पर्स, उसका जो शूटिंग हुआ था वो भी मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर ही हुआ था। और यह जो फिल्म है वो थेप्पाकड्डू एलिफेंट कैंप के अंदर जो है वो फिल्माया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है, गिम्स ग्रेटर नोएडा में भारत का जो है वो पहला सरकारी AI क्लिनिक लॉन्च किया गया है। ग्रेटर नोएडा में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने देश की पहली जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहली जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक कहाँ उद्घाटन किया गया है, तो ग्रेटर नोएडा के अंदर किया गया। ये याद रखेंगे। गिम्स का जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। यह जो है देश का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक है, और जो विशेषज्ञ हैं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में
वो एआई को एकीकृत करने में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम मानते हैं इनको। क्लिनिक जो है प्रारंभिक अवस्था में कैंसर और हृदय, गुर्दे और यकृत की बीमारी जैसी गंभीर बीमारियों का पता लगाने और उनका इलाज करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आनुवंशिक जांच का उपयोग करेगा। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किस कीड़े को जो है आधिकारिक तौर पर दुनिया की पहली कानूनी मान्यता मिली है? अभी हम लोगों ने इसे न्यूज़ में पढ़ा था। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए मोनार्क तितली को, ऑप्शन बी मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा को, ऑप्शन सी अमेजोनियन डंक रहित मधुमक्खियाँ को, ये जनजाति है मेलिपोनिनी की, और डी रेशम कीट को, बॉम्बिक्स मोडी प्रजाति का। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी अमेजोनियन डंक रहित मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक राजनयिक पहल, ऑप्शन बी एक संयुक्त राज्य अमेरिका शांति मिशन, ऑप्शन सी वेनेजुएला के खिलाफ एक प्रतिबंध प्रवर्तन कार्यक्रम, ऑप्शन डी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने के लिए एक प्रमुख संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन्य मिशन। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। साथियों, डेली करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो यहाँ से हर रोज़ लिए जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पढ़ने लिखने वाले कोई दोस्त हों, साथी हो, तो उनके साथ इसे साझा ज़रूर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। आपकी एक कमेंट से हमें जो है और लाइक से मोटिवेशन मिलता है, तो इसे ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।